गुड मॉर्निंग स्प्रिंटर्स। आज हम करने वाले हैं मंथली मैगज़ीन। दिसंबर की ये मैगज़ीन होने वाली है। ऑलरेडी हम दिसंबर के सभी न्यूज़पेपर को पढ़ चुके हैं। प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक है तो क्यों ना शुरू करें हम इस इनिशिएटिव को भी। और दिसंबर के महीने से शुरू कर रहे हैं। पूरे एक साल की जो भी जितनी भी मंथली मैगज़ीन होगी उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है वो होने जा रही है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट पासिस 3 क्रिमिनल लॉज। देखिए 3 क्रिमिनल लॉज के बारे में हमें पहले से ही कुछ चीज़ें पता है। क्या क्या पता है कि यहाँ पर जब एमपीज़ का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था तब इनको यहाँ पर पास किया गया था, राइट। इतना हम सबको पता है। जी हाँ, बहुत अच्छे से पता है। फिर ये 3 जो बिल हैं वो किनको चेंज कर रहे हैं? भारतीय न्याय संहिता को चेंज कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो रहे हैं। और चेंज किसको कर रहे हैं? इंडियन पीनल कोड को। फिर हम देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पर एक नया बिल आया। भारतीय साक्ष्य एविडेंस जो कि आया है एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 की जगह पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह पर। सवाल क्या पूछा जा सकता है मेंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि इससे क्या क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं। क्या ये करना ठीक था? क्या इससे कोई रिफॉर्म आएगा? लॉ में रिफॉर्म लाना क्यों ज़रूरी था? ये सारे सवाल आ सकते हैं। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें समझ में आएगा कि जो भारतीय न्याय संहिता के बारे में बीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है इंडियन पीनल कोड 1860। तो सबसे पहले ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी होगा। देखिए बीएनएस जो है ना वो एक प्रोविजन ले रहा है आईपीसी के, जिसमें क्रिमिनलाइज किया गया है एक्ट को मर्डर अबेटमेंट, यानी कि किसी को उठा लेना, उकसाना, सुसाइड करने के लिए उकसा देना, असोल्ट करना को, और जो ग्रीवियस हर्ट होता है वैसे कुछ हर्ट, उनको नुकसान कुछ पहुंचाना। तो इस वजह से ये सब उसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके अंदर कुछ नए ऑफेंसेस को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि टेररिज्म, यहाँ पर आतंकवाद को इंक्लूड किया है, मर्डर को इंक्लूड किया है जो किसी ग्रुप के द्वारा किया जाए, या फिर जिसको भीड़ का नाम दे देते हैं कि अगर कोई मास या कोई ग्रुप मिलकर किसी का मर्डर कर रहा है तो उसको भी एज अ क्राइम यहाँ पर देखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन पे भी बात की गई है, जिसमें जो थ्रेश होल्ड था विक्टिम के लिए उसको और ज़्यादा क्लासिफाई कर दिया है कि अब उनको ना पता चले कि वो कौन है। दूसरी बात, अगर केस कब ये ना पता चलना चाहिए, अगर 16 से 18 साल की उम्र में हुआ है तो। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी मैं बताऊँ कि एज है, या जो विक्टिम के लिए यहाँ पर देने वाली सज़ा होने वाली थी अक्यूज्ड को, विक्टिम की तरफ से या कोर्ट की तरफ से जो उस केस को लड़ रहे थे, तो उसके को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है इन द केसेस ऑफ रेप। ये जो आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस होंगे इसमें क्रिमिनलाइज कर दिया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। अगर कोई वुमन भी बनाती है तो अगर किसी भी औरत के साथ कोई भी वुमन है, अगर उसके साथ धोखे से कोई सेक्सुअली इंटरकोर्स किए जाते हैं तो उसके बाद भी इनको भी यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया जाता है। अब इसमें धोखा क्या हो सकता है? फॉल्स प्रोमिसेस की यहाँ पर बात की है। धोखे का मतलब हो सकता है कि मान लीजिए आप कह रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा और फिर आप क्या कर दे रहे हो, उसके साथ आपके जो भी संबंध हैं उनको बनाते हो, लेकिन आप शादी करने से बाद में मुकर जाते हो। इस पे भी आपको 7 साल तक की यहाँ पर जेल हो सकती है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। उसके अलावा सिडिक्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। देखिए राजद्रोह इसको बोला जाता है, बीएनएस ने रिमूव कर दिया है राजद्रोह के। इसकी जगह पे पिनलाइज किया है अलग यहाँ पर जो कानून है उनको। पहला कि एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सक्सेशन, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज। देखिए अब आर्म्ड रिबेलियन शब्द को देखते ही यहाँ पर याद आ जाना चाहिए इमरजेंसी के प्रोविजंस का, कि वहाँ पे भी आर्म्ड रिबेलियन जो था उनको यहाँ पर ऐड किया गया था एक समय पे। तो इन्हीं चीज़ों को अब राजद्रोह के अंदर भी ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा जो कोई भी एक ऐसा इंसान है जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को एनकरेज कर रहा है, यानी कि भेदभाव बढ़ा रहा है, या फिर जो एक तोड़ने वाला काम होता है कि आप 2 ग्रुप्स को एक दूसरे से तोड़ रहे हो, अगर ऐसा कहीं पे भी दिखाई देता है तो उसको भी क्या माना जाएगा कि सिडिक्शन के अंदर ही माना जाएगा, पेनलाइज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर पनिशमेंट मिलेगी। या फिर कोई भी अगर इंडिया की सोवरेनिटी और यूनिटी को डेंजर में डाल रहा है तो उसको भी यहाँ पर सजा मिलेगी। फिर मॉब लिंचिंग हमने ऊपर देखा कि मर्डर वगैरह, या कोई भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी रेस, कास्ट, सेक्स या लैंग्वेज के ऊपर कोई भी इंसान को मार देते हैं तो उसको एज अ मॉब लिंचिंग मानी जाएगी, और उनके लिए भी यहाँ पर पनिशमेंट जो होगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ ही दी जाएगी। छोटे मोटे ऑर्गेनाइज क्राइम को रीडिफाइन कर दिया गया है, जैसे बिल के अंदर प्रिसाइज डेफिनेशन दी गई है पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स की। जो अगर चोरी कर लेते हैं, मान लीजिए उसमें चाहे ट्रिक
फैब्रिक थेफ्ट आ जाता है, या फिर व्हीकल्स वगैरह की चोरी होती है, हाउस वगैरह में ड्वेल कर देते हैं, बिजनेस प्रेमाइज के ऊपर, कार्गो वगैरह के, तो उनको भी यहाँ पर क्या रखा जाएगा, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की उसमें रखा जाएगा। इसके अलावा जो इनके लिए एक अच्छी और चीज़ की गई है जो यहाँ पर नहीं दी गई है, वो ये है कि जो पीटी ऑफेंसेस होते हैं ना, इनकी सज़ा क्या होगी, इनकी सज़ा में एक अलग एडवांस लाया गया। जैसे कि काफ़ी सारी डेवलप कंट्रीज़ में हमें देखने को मिला है कि उनको सोशल कोई भी काम करने को दे दिया जाता है कि आपको सोशल एक्टिविटी करनी पड़ेगी क्योंकि आपने ये गलत काम किया था। अब वो क्या कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। मान लीजिए पेड़ लगाने को बोल दिया कि आपको अपने एरिया के अंदर यहाँ पर 1000 ट्रीज़ को प्लांट करना होगा। तो अब ये क्या हो रहा है, समाज का भलाई भी हो रही है, क्योंकि इनका क्राइम इतना बड़ा नहीं था, तो इसी वजह से इनको दोबारा करने के लिए भी इच्छुक ना किया जाएगा। कुछ की चैलेंजेस देखने को मिले हैं बीएनएस के अंदर। क्या क्या वो चैलेंजेस है, अभी हमने इसके पूरे के पूरे उनको समझा। चैलेंजिंग देखेंगे कि सबसे पहले तो जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज है ना, उसको यहाँ पे घटा दिया गया। देखिए बीएनएसएस ने एक बहुत ही लो एज रखी है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर आप 7 साल से छोटे हैं और 12 साल तक हैं तो क्या होगा कि आपको क्रिमिनल माना जा सकता है। एक जो वो क्रिमिनलाइजेशन की एज होती है, अलग अलग कंट्री में अगर हम देखें तो ग्लोबल नॉर्म्स में कहीं भी 14 साल से नीचे नहीं है। हाँ, इंग्लैंड वेल्स वगैरह के में 10 साल ये दिखाई देती है, लेकिन जर्मनी में 14 ईयर्स ये देखने को मिलती है। इसी वजह से जो 2007 में आया था क्राइटेरिया, उसमें यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक सुझाव दिया गया था कि ये जो थ्रेश होल्ड है, किसी को भी बच्चे ने अगर कोई क्राइम किया और उसको एज अ क्रिमिनल मानने का, और उनको फिर कहाँ भेजते हैं, जुवेनाइल जस्टिस के अंदर यहाँ पर भेजा जाता है, सेंटर्स के अंदर, कि उनको सुधार गृह भी बोला जाता है। बच्चों का उनको डायरेक्टली जेल में नहीं डाला जाता, लेकिन उनको एज अ क्रिमिनल मान लिया जाएगा। वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 12 साल का यहाँ पर बोला गया था, लेकिन अब इंडिया ने क्या किया, उसको 7 ईयर्स का कर दिया है। ये काफ़ी बड़ी एक चीज़ है और काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ भी है, जिसके लिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लोग क्रिटिकल हो रहे हैं। फिर सिडिक्शन की जो रिटेनमेंट है उसमें बदलाव किए गए हैं। देखिए नए प्रोविजंस ने क्या किया ना कि कुछ जो एस्पेक्ट होते थे सिडिशन के ऑफेंस को लेकर, उनको ब्रोडन कर दिया है कि उनकी जो रेंज होगी, यानी कि वो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को, जैसे कि ये फ्रेज यहाँ पर डाला गया, अब ये किस जगह पर एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम ये माना जाएगा, वो कौन निर्धारित करेगा, ऑफिसर करेगा कि यूनिटी को ये नुकसान कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है कि कौन कौन से एक्ट ऐसे माने जाएंगे जो इसके अंडर आते हैं। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है वोग कम्युनिटी सर्विस। देखिए बीएनएस जो है वो क्लियरिटी उसके अंदर लैग कर रही है, कमी दिखाई दे रही है जब कम्युनिटी सर्विसेज की बात आ रही है। मैंने आपको बताया ना कि जो पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स होंगे इनके लिए क्या किया जाएगा, कम्युनिटी सर्विसेज, सोशल सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उनकी डेफिनेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा क्लियरिटी की, स्पष्टता की यहाँ पर कमी है। अगर हम इसको 2023 के होम अफेयर कमेटी की सुझावों को देखें तो उसमें काफ़ी स्पष्टता से ये बातें क्लियरिफाई की गई थी कि कैसे इनको क्या क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या क्या एक्ट के ऊपर इनको दिया जाना चाहिए। एट द एंड हम चैलेंजेस में देखेंगे कि अनएड्रेस वुमन ऑफेंस रिफॉर्म। देखिए जो वुमन के ऑफेंस होते हैं ना, उनमें कुछ रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी, कुछ सुधार लाने की ज़रूरत थी, उनको यहाँ पे एड्रेस ही नहीं किया गया। जैसे बीएनएस ने मेंटेन रखा है आईपीसी रेप प्रोविजंस को, और उन्होंने जो जस्टिस वर्मा कमेटी है उनके कुछ सुझाव दिए गए थे उनको एड्रेस नहीं किया, उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर हम देखते हैं आईपीसी सेक्शन 375 ने एक नैरो जो डेफिनेशन है कि कोई भी अगर मैरिटल रेप होता है तो उसको और ज़्यादा नैरो कर दिया। हालांकि ये अच्छी बात है कि नैरो कर देना चाहिए था, ऐसा बोला भी गया था कि ये नोटेबल कंसर्न की तरह, एक्सेप्शन की तरह दिखाई दे रहे हैं, और जो यहाँ पर देखने को मिले हैं कि रेप के प्रोविजंस में और ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। एट द एंड हम देख पाएंगे कि यहाँ पर सेकेंड एक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले एक्ट में हमने उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी देख लिया, चैलेंजेस को भी देख लिया। दूसरा एक्ट यहाँ पर था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये एक्ट क्या आता है, बीएनएस एक्ट, ये होता है 2023 के ऊपर, और ये दिखा रहा है सबसे पहले कि डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल। देखिए सीआरपीसी को इसने चेंज किया है नागरिक सुरक्षा संहिता के ऊपर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, और इसमें बताया जा रहा है कि सीआरपीसी के तहत अगर कोई भी अक्यूज अपनी जितना भी पीरियड उसको जेल का दिया गया था उसका अगर आधा भी काट लेता है, 50% भी अगर वो काट लेता है, तो उसको पर्सनल बॉन्ड के ऊपर रिलीज किया जा सकता है कि उसने किस तरीके से मान लीजिए बिहेवियर किया है, वो सब
यहाँ पर किया गया ठीक से या नहीं किया गया, तो ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। हालांकि ये ऑफेंस डेथ के लिए जो पनिशमेंट मिली होगी, किसी को मृत्यु दंड मिला होगा, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक है। फिर हम देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। सीआरपीसी ये भी अलाउ कर रहा है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा किसी भी अक्यूज का, कुछ केसेस के अंदर में जैसे रेप केसेस वगैरह होंगे, उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा या फिर अलाउ किया जाएगा प्रॉपरली। ठीक है कि मेडिकल आप ढंग से कीजिए। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि नहीं कीजिए तो भी काम चल जाएगा। तो ये जो एग्जामिनेशन जिसमें अलाउ किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपको उसका देखना पड़ेगा, ये एग्जामिनेशन किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किए जाएंगे, और वो भी कम से कम जब उस समय पे सब इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस ऑफिसर वहाँ पे प्रस्तुत होगा या फिर वो रिक्वेस्ट करेगा उनको कि आप ऐसा कर दीजिए हमारे लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है यहाँ पर द BNS प्रोवाइडेड दैट एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वायर सच एन एग्जामिनेशन। तो जो ये पहले होता था, CRP क्या बोलती थी यहाँ पे, वो बोल रहा था कि यहाँ पे ये जो होना चाहिए वो सब इंस्पेक्टर लेवल का होना चाहिए, लेकिन BNSS ने इसको चेंज करके बोल दिया कि कोई भी किसी भी लेवल का पुलिस ऑफिसर इसको रिक्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। BNSS ने एक मैंडेट को यहाँ पर निकाला है, वो है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें कोई भी अगर ऐसी पनिशमेंट मिलती है किसी भी यहाँ पर क्राइम के लिए जिसमें सजा 7 साल से ज़्यादा की होगी, तो उस समय पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी फोरेंसिक की, वो यहाँ पर करवाई जा सकती है, कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर लागू होगी। फिर होती है सिग्नेचर एंड फिंगर इम्प्रेशंस। देखिए इम्प्रेशन की ये बात कर रहा है, फिंगर एक्सप्रेशन यानी कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो CRPC क्या होता था, एम्पावर करता था मजिस्ट्रेट को कि वो किसी भी इंसान को ये ऑर्डर दे सकता है कि उनको अपना सिग्नेचर या हैंड राइटिंग देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कोर्ट को, सो दैट क्या कर सकते हैं, उससे पहचाना जा सके कि इन्होंने कुछ गलत किया है नहीं किया है। BNSS ने इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, एक्सपेंड कर दिया है, क्योंकि इसके साथ अब इन्होंने वॉइस सैंपल्स को भी इंक्लूड कर दिया है कि आप अपनी वॉइस का भी सैंपल हमें प्रोवाइड करेंगे अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो। टाइमलाइन कितनी होगी प्रोसीजर में, तो BNSS द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि वेरियस टाइमलाइंस हो सकती हैं अलग अलग प्रोसीजर्स के अंदर। जैसे कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो किसी रेप विक्टिम के बारे में यहाँ पर एग्जामिन कर रहा था, जाँच कर रहा था, उसको उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में 7 दिन का समय दिया जाएगा कि वो 7 दिन के अंदर यहाँ पर इसको दे सकता है। तो ऐसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइम लिमिट्स बनाई गई हैं। लास्ट हम देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन को। एक रिवाइज्ड बिल जब आया है तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त टाइमलाइन दिखाई गई है कि कोई भी इंसान जो डिटेन कर लिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन किस में होता है, यूपा के अंदर, यानी कि जब हम बात करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज के बारे में, तो तब यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने कोई दोष किया नहीं है, लेकिन उनकी हरकतों से लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए पुलिस के द्वारा और उनको डिटेंशन में रखा जाए। अब ये कह रहे हैं कि जो डिटेन्ड पर्सन होगा ना, आप उनको 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर छोटा कोई केस है तो उसके अंदर अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे और उसके बाद ही आप उसको रिलीज करेंगे। पहले ये टाइम लिमिट कितनी होती थी, 3 महीने की। अगर कोई प्रिवेंटिव या यूपी के केस के अंदर यहाँ पर फंस जाता है तो 3 महीने के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। अब हम इसकी चैलेंजेस के बारे में देखते हैं कि इश्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहले है कि पुलिस की कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। BNSS ने परमिट किया है कि 15 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी जो है उसको रखा जा सकता है, परमिट है। और एक तरीके से ऑथराइज कर दिया है कि 40 से 60 दिन तक या फिर 60 से 90 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी के अंदर भी रखा जा सकता है। इसके अंदर जो बेल होगी पूरे के पूरे पीरियड में, यानी कि कम से कम 3 महीने के लिए जो बेल का पीरियड था, वो बेल एक इंसान को नहीं मिल पाएगी, ये बेल नहीं मिल पाएगी कस्टडी के दौरान में। तो मैक्सिमम ये एंटायर पीरियड है। ये पुलिस को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरीके से पावरफुल बना देता है, उनकी कस्टडी इससे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ हैंडकप्स का यहाँ पर वो भी एक्सपेंड कर दिया गया है कि आप जो हथकड़ी होती है उनको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस के पास अब पावर आ चुकी है कि वो जो हैंडकप्स है उनको सिर्फ अरेस्ट के टाइम पे ही इस्तेमाल ना करे, बल्कि अगर वो कोर्ट में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, वहां पर भी वो हथकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ये बिल्कुल खिलाफ है, जिसने बोला था कि कोई भी ऐसी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए चीज़ों का या एक्शन नहीं करने चाहिए पुलिस के द्वारा जो कि ह्यूमन राइट्स को एक तरीके से इनह्यूमन एंड आर्बिट्रेटरी दिखाता है, जो कि आर्टिकल 21 बात कर रहा है। क्या है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 है फ्रीडम टू राइट टू लाइफ का, ठीक है।
तो राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारा, सबसे कॉम्प्लेक्स हम इसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, और ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, किसी भी इंसान के लिए मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है कंडीशनल राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। बीएनएसएस ने ये रिटेन किया है कि जो सीआरपीसी है वो अलाउ करता है कि एक पर्सनल बॉन्ड पे कम से कम अगर उसने आधा उसकी जो इम्प्रीमेंट जो उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, जेल की अवधि बताई गई थी, उसको छोड़ने का, लेकिन ये सभी ऑफेंडर के लिए कर दिया गया है। अब ये होना क्या चाहिए था कि 1/3 या जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है सिर्फ उनके लिए ही इसको करना चाहिए था। ये यहाँ पर थोड़ा सा केस है, इसकी वजह से ये अफेक्ट करेगा बेल की जो एलिजिबिलिटी होती है। मान लीजिए अब कोई इंपॉर्टेंट केस है, उसमें जेल हो चुकी है, अब 2 साल तक उसको जेल मिली है, 5 साल तक, तो अब उसको बेल देने की बजाय जज क्या सोचेगा कि क्या होगा 5 महीने में तो वैसे ही छूट जाएंगे, तो इसी वजह से ये उसको भी थोड़ा सा कम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है प्रॉपर्टी अटैचमेंट। जब सीआरपीसी की बात होती है तो उसमें एक अलाउ किया गया है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी और अनमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल होती है, जो मूव कर सकती है, हिल सकती है, जैसे कि कोई व्हीकल हो गया, कार वगैरह हो गई, राइट, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के लेके जा सकते हो। दूसरा इनमूवेबल क्या होगा, हाउस वगैरह हो गए, आपके फील्ड हो गए, खेत वगैरह हो गए, तो ये होती है इनमूवेबल। तो पहले सीआरपीसी क्या बोलता था कि आप जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसको सीज कर सकते हो, उसको अपने पास रख सकते हो, लेकिन जो बीएनएसएस है इसने ये पावर को इमूवेबल प्रॉपर्टीज तक भी बढ़ा दिया है कि वो पुलिस द्वारा उसको भी सीज किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। हाउएवर इसमें कुछ सेफगार्ड की कमी दिखाई दे रही है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यहाँ पर प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात होती है, खास में क्राइम के टाइम पे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सेफगार्ड है जिसके ऊपर एक्यूजेशन लग रहा है उसको यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड एक्ट, जो कि भारतीय साक्ष्य एक्ट है। ये क्या है, साक्ष्य का क्या मतलब होता है, हिंदी में साक्ष्य का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है यहाँ पर एविडेंसेस। तो एविडेंस जो है 2023 के अंदर इसको लाया गया। पहली बात यहाँ पे है द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए आईई के द्वारा यहाँ पर अलो किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे उनको एडमिट किया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस की तरह। प्राइमरी एविडेंस ये नहीं हो सकते। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कोई मैसेजेस कर दिए गए थे, ठीक है, व्हाट्सएप की कोई चैट्स वगैरह हैं, तो इनको एज अ सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पर लिया जा सकता है। और उसको कैसे आपको एडमिट करना है उसके भी कुछ प्रोसीजर यहाँ पर बनाए गए हैं। इवन जो बीएसबी है यहाँ पर उन्होंने अमेंड कर दिया है भारतीय साक्ष्य एक्ट के अंदर यहाँ पर कि वो क्लियरिफाई करे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो प्रोड्यूस होने वाले हैं प्रॉपर कस्टडी के अंदर उनको प्राइमरी एविडेंस की तरह यहाँ पर एज अ इस्तेमाल किया जाए, अगर उसको डिस्प्यूट नहीं किया गया है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं पुलिस का कन्फेशन। देखिए जो कोई भी कन्फेशन होता है जो किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाया गया उसको इनएडमिनिसेबल माना जाएगा। अब ऐसा क्यों माना जाता है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर अपना केस जल्दी से जल्दी खत्म करना है, अब वो तो कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो इसी वजह से उसका जो कन्फेशन होगा, उसने जो देखा उसको एडमिशन नहीं किया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। तो कन्फेशन अगर कोई भी इंसान पुलिस कस्टडी में भी बना रहा है ना उसको भी इनएडमिनिसेबल माना जाएगा, और वो भी अनलेस अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पर नहीं लिए गए हैं। तो आप पुलिस के सामने पुलिस कस्टडी में अगर कुछ भी कहेंगे तो हमेशा ये माना जाएगा कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हो सकता है कि टॉर्चर करके उसको ये सब बोलने को मजबूर किया गया हो। इसी वजह से जो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर बोलेंगे, जज के पास जाकर बोलेंगे, तभी आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसका सही माना जाएगा। आप कभी भी मना कर सकते हैं जाकर। हाउएवर अभी बात यह है कि जो फैक्ट है कि ये जो डिस्कवर्ड होती है ना रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, खासकर जो अक्यूज से कस्टडी में की जाती है, वो इंफॉर्मेशन एडमिट की जा सकती है उसके रिलेटेड फैक्ट को डिस्कवर करने के लिए। कि मान लीजिए अक्यूज ने ऐसे बताया कि मैंने, किसी अक्यूज है उसने कोई मर्डर कर दिया है फॉर एग्जाम्पल, अब अक्यूज ने पुलिस कस्टडी में ये बात बताई कि सर मैंने तो जो हथियार था, वेपन था जिससे मर्डर किया था, उसको मैंने किसी जगह पर दबा दिया है, ठीक है, मिट्टी के अंदर। अब पुलिस को ये बात समझ में आ गई, ठीक है, वो जगह कहाँ पे, लोकेशन पे पुलिस जाती है और लोकेशन पर जाकर उसको डिस्कवर कर लेती है। अब इस बात को कि ये हमें पता चला है यहाँ पर इसकी कस्टडी में बताए गए जो इसने बताया था उसके बुनियाद पर इसको यहाँ पर एडमिशन किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट होगी कि मैंने मर्डर किया है या फिर मैंने उसको छुपाया है उसको यहाँ पर मान्य नहीं दिया जाएगा, मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की, कि जो आईई के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर जो
डॉक्यूमेंट होंगे उसके अंदर राइटिंग को इंक्लूड किया गया है, मैप्स को इंक्लूड किया गया है, कैरिकेचर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इवन जो BSB है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इंक्लूड किया जाए एज ए डॉक्यूमेंट की तरह से। तो भारतीय साक्ष्य जो संहिता होने वाली है यहाँ पर, उसमें क्या चीज़ों को जोड़ दिया गया, ये सारी चीज़ें तो हैं, प्लस के इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी जोड़ दिया गया है। ओरल एविडेंसेस को महत्वता दी गई है। अंडर IEA ओवर एविडेंस जो होते थे, मतलब जो आप जुबान से बोलकर ओरली किसी को कुछ बता रहे हैं, वो कोर्ट के सामने ही यहाँ पर विटनेस को देने पड़ते थे इंक्वायरी के टाइम में। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो नया एक्ट आया है ये अलो करता है कि जो ओरल एविडेंसेस होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है। आप वीडियो कॉल के थ्रू भी इसको दे सकते हैं, जिसमें ओरल एंड रिटन एडमिशन लिखा गया है। टेस्टिमनी है एक इंसान की जो एग्जामिन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को स्किल्ड जो एग्जामिन करने में है। यहाँ पर की इश्यूज की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की टेम्परिंग का यहाँ पर इशू आ जाता है। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को माना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है उनको टेम्पर किया जा सकता है। 2014 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से जजमेंट आई है, लेकिन फिर भी जो BSB है उन्होंने क्लियर सेफगार्ड यहाँ पर कुछ दिखाया नहीं है कि कैसे उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको जांचा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड्स को, क्योंकि कोई भी यहाँ पर फेक कुछ भी बना सकता है रिकॉर्ड, और वो कितने फेक है कितने ठीक है ये सब जानने के लिए इसमें कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। और इसी चीज़ को हाईलाइट भी किया गया है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, जो कि होम अफेयर के ऊपर है 2023 में। अब स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होती हैं? स्टैंडिंग देखिए अब पार्लियामेंट में क्योंकि बहुत सारा काम होता है ना, तो इसी वजह से पार्लियामेंट का काफ़ी काम 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो एडहॉक कमेटी होती है। अब जो ये एडहॉक कमेटी होंगी इसका मतलब होता है टेम्परेरी लेवल पे। ये जो एडहॉक होंगी टेम्परेरी होंगी, इनसे क्या किया जाएगा कि मान लीजिए कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वुमन की जो एज है, मैरिज की एज, उसको 21 साल का बनाने के लिए बोला गया था। अब उसमें कुछ इश्यूज़ दिखाए गए, उस इश्यूज़ को कि वो ठीक है उसके ऊपर क्या स्टेप लेने चाहिए, उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई, जिसके अंदर कौन कौन लोग होंगे? एक्सपर्ट लोग होंगे। कोई एकेडमिशियन होंगे यहाँ पर जिन्होंने वुमन स्टडीज़ पे बातें की हुई हैं, कोई पॉपुलेशन को लेके बातें की गई है, बहुत एक्सपर्ट आर्टिकल लिखे हैं, बुक्स लिखे हैं, वो सब इसमें मेंबर बनेंगे। कुछ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, MPs है, प्राइवेट मेंबर है, वो भी इनके अंदर मेंबर होंगे, और ये सब बना के यहाँ पर इस काम को जांचेंगे, सुधार करेंगे, अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर रखेंगे। फिर कुछ होती है परमानेंट, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी। अब ये परमानेंट है कि इनको जैसे होम अफेयर के ऊपर कि ये पूरा टाइम जब तक यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे तब तक ये कमेटीज पूरी की पूरी रहती ही हैं। स्टार्टिंग में इन कमेटीज को बांट दिया जाता है, और इन्हीं की जो एक कमेटी है वो होम अफेयर में इस चीज़ को हाईलाइट भी करती है कि कैसे यहाँ पर टेम्परिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। फिर कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि पुलिस कस्टडी में अगर फैक्ट को डिस्कवर किया जाए। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की तरफ जाते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अक्यूज पर्सन से पुलिस की कस्टडी में ली गई थी तो उसको एज ए एविडेंस की तरह तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब वो किसी डिस्कवर्ड फैक्ट के साथ मिलती हो। लेकिन इसको यहाँ पर प्रोविजन को रिटेन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है BSB के द्वारा। फिर लॉ कमीशन ने 2003 में ये रिकमेंड भी किया था कि अगर कोई भी चीज़ पुलिस कस्टडी के अंदर फाइंड की जाती है तो उसमें अगर थ्रेट का यूज़ किया गया है, कोहरेजन का, वॉयलेंस का, टॉर्चर का, तो ये सारी चीज़ें प्रूवेबल नहीं हो सकती। अब कैसे प्रूव किया जा सकता है उस चीज़ों को कि हाँ आपने इस चीज़ को किया है? मान लीजिए इसमें तो यही हो जाएगा कि पुलिस अपना काम निपटाने के लिए उनको मार रही है, टॉर्चर कर रही है, और फिर खुद ही वेपन को प्लांट कर दे रही है कहीं पर जाकर, फिर बोलती है कि ये इसी ने बताया है हमें, तो इसी वजह से वो गलत है ना, उसमें प्रॉब्लम्स फिर दिखाई देती हैं। फिर हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ द फैक्ट। BSB जो है वो प्रोविजंस को यहाँ पर रिटेन करने के बारे में बात करी है। जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है किसी अक्यूज पर्सन से पुलिस कस्टडी में कि वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेबल है अगर उसके साथ कोई फैक्ट की यहाँ पर डिस्कवरी हुई है, तो जो मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए सिमिलर केसेस में अगर जाते हैं अक्यूज तो आउटसाइड पुलिस कस्टडी में अगर ऐसा कुछ होता है, रिसीव किया जाता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेबल यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर लॉ कमीशन ने फिर से 2003 में बताया था कि देखिए रीड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी इन प्रोविजन की, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी फैक्ट से रिलेटेड अगर यहाँ पर मिलती है, रेलिवेंट है, या चाहे वो पुलिस के आउटसाइड कस्टडी में मिले, उसकी स्टेटमेंट दी जानी चाहिए। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए समझ में आता है कि जो रिवाइज्ड क्रिमिनल बिल्स है ना, वो रीडिफाइन कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑफेंसेस को यहाँ पर।
जिसके अंदर कुछ पेनल्टीज को उन्होंने बढ़ा दिया है। क्राइम के लिए, टेररिज्म के लिए उन्होंने सजा बढ़ा दी है। मॉब वायलेंस पहली बार इसके लिए सजा बनाई गई है। ऑफेंस अगेन नेशन की सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, तो ऐसी चीज़ों में इसको बढ़ाया गया है। लेकिन फिर क्या है कि जो ट्रू एसेंस है, ओवरहोलिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको बहुत ज़्यादा बर्डनस बना दिया गया, वो शायद पूरे तरीके से यहाँ पर रियलाइज नहीं किया गया है। देखिए अभी क्या होगा ना, ये जो चेंज है वो डिमांड्स है कि चेंज की डिमांड्स यहाँ पर हो रही है, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स के लिए यहाँ पर नहीं की जा रही हैं, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव रीवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल कल्चर के ऊपर, प्रैक्टिसेस के ऊपर, और मोर जस्ट एंड इफेक्टिव सिस्टम बनाने की यहाँ पर आवश्यकता दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ। लोकसभा में हमें पता है कि कैसे एक्सपील कर दिया गया था एक एमपी को। तो महुआ मात्रा जी की यहाँ पर बात हो रही है, फोटो आप ऊपर देख पा रहे होंगे। तो इनको जो है एक्सपील किया गया, क्यों किया गया? कैश फॉर क्यूरी केस के लिए। अब ये क्या कंटेक्स्ट है और पॉलिटी में हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए जरा उसको समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया गया, किसके द्वारा किया गया? इथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। केस फॉर क्यूरी क्या था? महुआ मात्रा ये एमपी थी, वेस्ट बंगाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बनी हुई थी, और वेस्ट बंगाल से थी, ये बिलोंग करती थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इंडिया में होंगी, दिल्ली में होंगी। इनको अक्यूज किया गया, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये ब्राइब ली है इन्होंने सवाल पूछने के लिए गवर्नमेंट से पार्लियामेंट में। तो ये जब इनके ऊपर लगता है तो इनके ऊपर इल्ज़ाम से समझ में आता है कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है। अब इन्होंने क्या किया, इसको जो स्पीकर है उन्होंने, उनके पास ये एप्लीकेशन गई, तो स्पीकर ने इसको जज किया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है, क्योंकि इन्होंने इनकी जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन थी, जिसके हिसाब से ये अपने प्राइवेट सीक्रेट अकाउंट से लेजिस्लेटिव वेबसाइट के ऊपर लॉग इन कर सकती थी और कोई भी सवाल को यहाँ पर पुट कर सकती थी, उस आईडी को प्लस उस पासवर्ड को इन्होंने शेयर कर दिया यहाँ पर किसी बिजनेसमैन के तरफ। दुबई का वो बिजनेसमैन था, वहाँ पर ये खुद उस टाइम पे गई भी हुई थी। उसी बिजनेसमैन ने इसको यहाँ पर बोला कि आपके द्वारा ये काम किया गया है। देखिए अब जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो गया है, इसको किसी भी एक्ट में कैसे डिफाइन किया जा सकता है? पहली बात, अगर कोई कॉजेज हो जिससे जो कंडक्ट है प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस का कुछ काम चल रहा है, अगर उसमें रुकावट आती है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के तरीके से देखा जा सकता है। फिर अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है, फंक्शंस वगैरह को परफॉर्मेंस की जा रही है, जो फिर से कोई ऑब्स्ट्रक्शन ला रहा है किसी दूसरे मेंबर ऑफ हाउस के ऑफिसर के काम में, उसको एज ए कंटेम्प्ट ऑफ हाउस देखा जा सकता है। या फिर एनी अदर एक्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हुए किसी भी काम पर पार्लियामेंट में इफेक्ट डाल रहा है। लीगल इंक्वायरी की बात करें तो देखिए इसको एक लीगल इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी भी बोला जा सकता है, खासकर जब ये गवर्नमेंट के केस में आती है। तो क्योंकि यहाँ पर जो इंक्वायरी होगी वो पुलिस के द्वारा ना होकर किसके द्वारा होगी? खुद जो फेलोज एमपीज होंगे वही यहाँ पर कमेटी में जो पार्टनरशिप रखेंगे इथिक्स के अंदर, क्योंकि अब जो यहाँ पर पार्लियामेंट होती है वो काजी जुडिशियल होती है, उसके पास इतनी पावर है कि उसको किसी जज को ना लाना पड़े अपने मेंबर्स को रेगुलेट करने के लिए। वो खुद ही इतनी पावर है, वो डिस्क्वालीफाई करना चाहती है तो डिस्क्वालीफाई कर देगी उनको। टाइमलाइन क्या है इस केस की? 15 अक्टूबर को बीजेपी के जो एमपी है निशिकांत दुबे, वो एड्रेस करते हैं एक लेटर में कि लोकसभा के स्पीकर टीएमसी एमपी महुआ मात्रा को कि उन्होंने ब्राइब को एक्सेप्ट किया है बिजनेसमैन हिरान धानी से और रेजिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के लिए। 15 अक्टूबर 31 अक्टूबर को लोकसभा में इथिक्स कमेटी बैठाई जाती है जो महुआ मात्रा को सम्मन करती है, बुलाती है। 10 नवंबर को यहाँ पर इथिक्स कमेटी सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट और वो कहते हैं कि हाँ महुआ मात्रा ने यहाँ पर ब्राइब लिया है और उनको एक्सक्लूजन की बातें की जाती है कि उनको बाहर निकाल दिया जाए। 8 दिसंबर को हम देखते हैं 2023 के अंदर यहाँ पर कि इथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है और मिसिस महुआ मात्रा जो है उनको एक्सपील्ड कर दिया जाता है, जो भी उन्होंने रिपोर्ट के आधार पे कि उन्होंने ये काम किया है। अब हम देखते हैं केस क्या है। ये एलिगेशन जब लगती है किसी इंसान पे, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि महुआ मात्रा पहली ऐसी एमपी जिनके पास ऐसा केस लगा, पहले भी ऐसे केसेस आए हैं, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव केस आया है 1998 में। और फिर हम देख पाएंगे कि स्कैंडल हुआ था 2005 में राजा रामपाल केसेस का, जिसके अंदर 12 एमपीज को बाहर निकाल दिया गया था दिसंबर के अंदर। फिर 2007 में जनवरी में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि 4-1 की मेजोरिटी से यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन एक्सरसाइज को टर्मिनेट कर टर्मिंग कर देता है कि वो पार्लियामेंट के पास है कि वो खुद से किसी को भी यहाँ पर एक्सपील्ड कर सकता है। अब हम देखते हैं कि देखिए कैसे
ये जो होता है ना कि आप पैसे ले रहे हो कोई सवाल पूछने के लिए, उसी को बोला जाता है कैश फॉर क्यूरी केस। फॉर एग्जांपल अगर स्कैम में देखा जाए तो कन्वेंशन जब मिली थी पहले के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2005 के अंदर, उन पे भी यही इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पैसा लिया है पार्लियामेंट में सवाल पूछने को। अब आप सोचेंगे कि ये पैसा ले क्यों रहे यार, कोई सवाल क्यों पूछना चाहता है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अब उस बिजनेसमैन को ये देखना है कि आने वाली जो पॉलिसी होगी क्या वो उसके फ़ायदे में है या नुकसान में है। अगर फ़ायदे में है तो वो उसी हिसाब से काम करेगा, नुकसान में है तो वो उस हिसाब से काम नहीं करेगा। फिर अगर उसको पता चल जाएगा कि इस सेक्टर में क्या होने वाला तो आगे वो सोच समझ के स्टेप लेगा। अब ये इस बिजनेसमैन के लिए तो फायदेमंद हो गया जिसने यहाँ पर पैसा दिया है, लेकिन जो अदर हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, उनके लिए ये नुकसानदायक हो गया, क्योंकि उनको तो इस बात का पता ही नहीं था। इसको पता चल गया था, ये पहले से ही अपनी तैयारी उस तरीके से कर रहा है, इसी वजह से ये पैसे दे देते हैं और इसी वजह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पर क्या करते हैं, कैश फॉर क्यूरी के केसेस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए चैलेंजेस क्या क्या थे इथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले थे अथॉरिटी किसके पास थी इंक्वायर करने की, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है खास करके रेजोल्यूशन का कि कोई भी प्रिविलेज वायलेट किया जाता है लोकसभा की कमेटी ऑन प्रिविलेजेस के द्वारा, तो इथिक्स कमेटी क्या है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि प्रॉपर या इनप्रॉपर एक्टिविटीज़ की गई हैं किसी एमपी के द्वारा या नहीं की गई हैं, बट उनके ऊपर कोई भी एक्शन अगर लेना तो वो कौन लेगा, वो लेगा यहाँ पर कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि ये केस जो था ना उसकी इंक्वायरी प्रिविलेज कमेटी के द्वारा होनी चाहिए थी, ना कि इथिक्स कमेटी के द्वारा होनी चाहिए थी। अब ये क्या है, दो कमेटी है अलग अलग। एक कमेटी है इथिक्स के ऊपर कि आपने इथिकली काम ठीक से किया है, मोरली किया है, नहीं किया है। दूसरी है प्रिविलेजेस के ऊपर। प्रिविलेजेस क्या होते हैं, किसी भी एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत सारे प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे कि उनको अरेस्ट ना होने का प्रिविलेज होता है जब भी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है। दूसरा प्रिविलेज उनको क्या होता है कि उनको कोई भी, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो अगर वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए तो उनके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता या कोई भी उनको छू तक नहीं सकता है, ये प्रिविलेजेस होते हैं। फिर उनको कुछ घर दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं, बहुत सारे और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, पेंशन दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। तो यही यहाँ पर बातें की गई है कि अगर कोई वायलेट कर रहा है, जो कमेटी होती है प्रिविलेजेस की, अगर उसमें किसी ने भी मिसकंडक्ट किया है या जो कंटेम्प्ट किया है हाउस का, तो वो इन सभी प्रिविलेज को यहाँ पर छीन सकती है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हिस्सा यहाँ पर है। फिर हम देखेंगे कि क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है, क्योंकि प्रिविलेज और मिसकंडक्ट के अंदर यहाँ पर कोई क्लियर हम अंतर्भेद नहीं देख पा रहे हैं। उसी की वजह से जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं कमेटी को सिलेक्ट करने के लिए, उसमें बहुत सारी लैकनेस दिखाई देती है क्लियर डिस्टिंक्शन की, जिसमें कि जो प्रिविलेज और मिसकंडक्ट है वो समझ में ही नहीं आता है। जैसे कि ब्राइबरी को अगर हम देखें तो हम देख पाएंगे कि ये प्रिविलेज प्रोसीडिंग को यहाँ पर काउंटर करा सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी पीवी नरसिम्हा राव केस के अंदर। लेकिन जब 2005 में कैश फॉर क्यूरी स्कैंडल होता है तो ब्राइबरी जो होती है, यानी कि आप किसी को क्या दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, उसको एक मिसकंडक्ट माना गया इंक्वायरी कमेटी के द्वारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें एक्चुअली में डिस्टिंक्शंस है क्या, भेदभाव है क्या। प्रिविलेजेस की बात करें तो कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज होती हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को दी जाती हैं आर्टिकल 105 के अंतर्गत, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है जो कि कहता है कि अगर इनका मिसयूज किया गया है तो इन प्रिविलेजेस को छीन लिया जा सकता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। ये एक तरीके के ऐसे प्रिविलेज है पार्लियामेंट में जो डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी कमेटी अगर अपने प्रिविलेजेस का यहाँ पर फायदा उठा है तो वो प्रिविलेज को ब्रीच केसेस के अंदर यहाँ पर देखा जाएगा। और उसकी क्योंकि एक प्रिविलेजेस था कि यहाँ पर आपको आईडी मिली हुई है, पार्लियामेंट की लॉगिन मिला हुआ था, आपने उसका क्या किया, फायदा उठाया और गलत तरीके से मिस यूज किया उसका, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रिविलेज कमेटी उसको देखेगी। फिर हम देखते हैं प्रिविलेज कमेटी का मैंडेट क्या है। देखिए ये एग्जामिन करती है हर सवाल को जो भी किसी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिला होता है, जुड़ा होता है। कंपोजिशन क्या है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। मिसकंडक्ट एक ऐसा डिस्क्राइब किया गया है जिसमें कोई इनअप्रोप्रिएट वे से कोई पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर एक्टिविटीज में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपलिफ्ट अनफिट दिखाने के लिए। देखिए जो मिसकंडक्ट के एलिगेशन लगते हैं ना, वो यहाँ पर कमेटी ऑफ इथिक्स के द्वारा यहाँ पर देखे जाते हैं कि इसमें कोई प्रिविलेजेस का उन्होंने हाथ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पर सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर भी यहाँ पर क्या हो रहा है,
कोई सीटिंग हुई है, ठीक है, मीटिंग के बाद होती है सीटिंग। एक दिन में यहाँ पर एक सेशन में 30 से 40 मीटिंग्स हो सकती हैं, और एक दिन के अंदर, एक सेशन के अंदर 2 सीटिंग होती है। एक सुबह होती है आपकी 9 से 11 और दूसरी आपकी होती है 2 से 5 वाली। तो इन सीटिंग्स के बीच में मान लीजिए कोई अपना कोई बात बोल रहा है, लेकिन बीच में आप उसको इंसल्ट कर देते हो, मिसकंडक्ट करते हो, जैसा आपको नहीं करना चाहिए था, उसके बाद आपका जो केस होगा वो कहाँ हो जाएगा, वो इथिक्स कमेटी के पास जाएगा। कौन इसको डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेंगे। मैंडेट क्या है? देखिए, ये ओवरसी करती है जो भी मोरल और इथिकल कंडक्ट होते हैं ना मेंबर्स के, उनको एग्जामिन करती है कि उन्होंने ठीक से व्यवहार किया था, नहीं किया था। और उसके बाद जो इथिक्स कमेटी होती है उनको डील करने के लिए दिया जाता है बहुत सारे इशू को, कि उन्होंने प्रॉपरली काम किया है या नहीं किया है। फिर इसके कंपोजिशन देखें तो दोनों ही कमेटी का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। लोकसभा से यहाँ पर प्रिविलेज कमेटी में भी 15 मेंबर है और इसके अंदर भी 15 मेंबर है। राज्यसभा से दोनों ही कम्युनिटीज के अंदर 10-10 मेंबर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि इसी केस को बताता है कि कैसे डिस्क्लोजर किया गया है ई पोर्टल लॉगिन क्रेडिशनल्स का। अब ये भी कुछ इश्यूज है कि प्रैक्टिस की गई है ऑनलाइन सबमिशन की, सवाल की, और एब्सेंस है यहाँ पर रेगुलेशन के लिए। स्क्रूनिटी नहीं है कि अगर कोई भी मेंबर ऐसा कोई डिसप्रोपोर्शनेट काम कर देता है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर बिठाया गया है। फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैश एंड गिफ्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, कमेटी ने ये भी बताया है कि कैसे कुछ जो एफिडिएट है वो इस बात को एड्रेस करने में फेल हो जाते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया गया है किसी भी लेविश गिफ्ट के बारे में। तो गिफ्ट लेना क्योंकि अलाउड है तो बहुत ही लेविश लिया जाता है, बहुत ही वे लेवल पे लिया जाता है। अब इसमें आगे क्या सोल्यूशन हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या होगा कि एक तो सिंगल कमेटी होनी चाहिए प्रिविलेज एंड इथिक्स के लिए, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम ना है कि ये मुद्दा प्रिविलेजेस का है, इथिक्स का है। तो जैसे कि कमेटी ऑफ प्रिविलेज ऑफ द 11th लोकसभा, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 16वीं लोकसभा चल रही है। हाँ, तो जब ये 11वीं लोकसभा चल रही थी तब वहाँ पर कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के द्वारा यहाँ पर एक इंटरकनेक्टेड करने की बात की गई थी कि इनको सिंगल कम्युनिटी बना देना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए कम्युनिटी ऑन एथिक्स एंड प्रिविलेजेस। फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत है लोकसभा के रूल्स में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑनलाइन सबमिशन करता है तो ऑनलाइन सबमिशन हो सकता है सवालों का, लेकिन अगर किसी ने भी उसके जो सेफगार्ड है उनको वायलेट किया तो उनको स्पेसिफिकली क्या सजा यहाँ पर दी जाएगी। फिर यहाँ पर डिस्टिंक्शन होना चाहिए प्रिविलेज एंड मिसकंडक्ट के बीच में। कभी कभी क्या होता है ना, एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क की बहुत कमी है, और वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क की यहाँ पर मिसकंडक्ट करेंगे तो कौन सा काम आपका मिसकंडक्ट के अंदर रखा जाएगा, कौन सा काम आपका मिसकंडक्ट है। तो मान लीजिए आपको क्या किया जाएगा कि आप इस पूरे सेशन में, अभी आप लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, आप इस पूरे सेशन में यहाँ पर आएंगे ही नहीं, ऐसी सजाएं मिलेंगी। और जब आप प्रिविलेजेस का फायदा उठाते हैं, आपको कोई मिला हुआ था चीज़, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, तब आपको क्या सजाएं मिलेंगी। तो एक बहुत ही वेल डिफाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस काम पे क्या सजा यहाँ पर मिल सकती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा प्रिविलेजेस को, मिसकंडक्ट को, और जो लाइन है डिमार्केटेशन की उनके बीच में, दोनों के बीच में कि ये आपका मिसकंडक्ट है, ये प्रिविलेजेस, और ये बीच में एक अंतर होना चाहिए, वो यहाँ पर क्लियर किया जाना चाहिए। कोड फॉर इथिक्स फॉर मिनिस्टर बनाना होगा। देखिए, महुआ मोइत्रा को जब गिल्टी पाया गया तो ये बात समझ में आती है कि उन्होंने जो कोड ऑफ इथिक्स है, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको ब्रेक कर दिया है। इसी वजह से, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है कैश या गिफ्ट का उनके खिलाफ में दिया हुआ, तो इसी वजह से क्या होना चाहिए कि जो कोड ऑफ इथिक्स है ना, उसके अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट तो पहले यहाँ पर दिया ही गया है कि आपको कैसे रहना है, उसी के साथ में यहाँ पर कोड ऑफ इथिक्स भी होना चाहिए जो एमपीज या मिनिस्टर्स के जो हाई स्टैंडर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, इथिकल कंडक्ट को लेके, उनको और ज़्यादा बढ़ा सके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन 370 एब्रोगेशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हम इसको न्यूज़पेपर में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर भी रिवाइज कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेड किया गया था सीजीआई द्वारा, जो कि जो वर्डिक्ट है पिटीशंस की, जो कि आर्टिकल्स 370 के ऊपर था, उसके ऊपर यहाँ पर बार बार केस चला जा रहा था, तो उसके बायोफोकशन के लिए कि उसको एक क्या कर दिया गया, पहले जम्मू एंड कश्मीर को बांट के क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में बांटकर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। तो वो उसको चैलेंज करने के लिए किया गया था। न्यूज़ में क्या आया है कि डिसीजन क्या था सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था ना सस्पेंड करने का आर्टिकल 370, वो ठीक था, खासकर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद के हिसाब से ही उसको बनाया गया था। और उन्होंने पार्लियामेंट को ये भी ऑर्डर कर दिया है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर इलेक्शंस को होल्ड करे, और आने वाले जो सितंबर 30 है 2024 की, अब सितंबर 30 तक यहाँ पर ये इलेक्शन हो जाने चाहिए।
बेंच ने ये भी अफर्म किया है कि जो लद्दाख का रीऑर्गेनाइजेशन है एज ए यूनियन टेरिटरी वो भी ठीक है, ठीक तरीके से हुआ है। फिर वैलिडिटी की प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो दिया गया था 370 को हटाने के लिए वो वैलिड था या नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन था जम्मू कश्मीर ऑर्डर का 2019 में वो बिल्कुल वैलिड था, यहाँ पर जिस हिसाब से होना चाहिए था वैसे ही वो हुआ है। आर्टिकल 370 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 370 जो था वो एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया की यूनियन के अंदर। इसने क्या किया हुआ था कि जो सेंटर है, सेंटर की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, कम किया हुआ था, खासकर जब रिस्पेक्ट में आती है स्टेट के, और जब वो स्टेट लेजिस्लेचर से बातें करती है, गिव करती है कि उनको कैसे उनके खुद के लॉज, उनके जो मैटर है फाइनेंस के, डिफेंस के, फॉरेन अफेयर्स के, कम्युनिकेशन के, उनके ऊपर यहाँ पर खुद से वो अपने कानून बना सकती है, तो सेंटर उसमें कोई ज़्यादा भाग नहीं लेगा। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला समझना होगा जो कि क्या है, शेड्यूल 7। देखिए शेड्यूल 7 क्या है ना, शेड्यूल 7 संविधान के अंदर एक ऐसा शेड्यूल है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट्स की पावर को डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में। पहली लिस्ट होती है यहाँ पर सेंटर की लिस्ट की, सेंटर के पास क्या क्या पावर है जिसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता, दूसरी है यहाँ पर स्टेट लिस्ट, तीसरी यहाँ पर होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि साझा शक्तियां हैं, लेकिन जब सेंटर उस पर कोई कानून बनाएगा तो सेंटर की पावर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, पूरे इंडिया में ये 3 लिस्ट बटी हुई है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है 370 में, तो उसके अंदर सेंटर के कानून कुछ भी यहाँ पर खास से नहीं चल पा रहे हैं, तो वो खुद से अपना फाइनेंस लाते हैं, खुद से अपना संविधान बनाया हुआ है उन्होंने। तो ये एक तरीके से देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। फिर हम देखते हैं कि टाइमलाइन क्या है 370 की। अक्टूबर 26 1947 में सबसे पहले यहाँ पर जो महाराजा हरि सिंह है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था इंडिया के साथ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि पाकिस्तान और यहाँ पर इंडिया बढ़ चुके थे। अब जो प्रिंसली स्टेट थी उनको ये मौका दिया गया था कि या तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या फिर वो इंडिया के साथ आ सकते हैं, या फिर वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट वाला जो कोर्स था उसको यहाँ पर नकार दिया गया था दोनों के द्वारा, तो उनको ऑप्शन था पाकिस्तान या इंडिया। अब क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था हरि सिंह के ऊपर और उनको वो लोग क्या करना चाहते थे, जोर जबरदस्ती से अपने तरफ लाना चाहते थे, स्निच करना चाहते थे। लेकिन इसी समय पे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जाते और वो लोग जाके हरि सिंह जो राजा थे, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, उनसे बोलते हैं कि आप इंडिया के साथ आ जाइए, इंडिया आपको काफ़ी फायदा रहेगा आपको। तो हरि सिंह इसको साइन कर देते हैं, डोमिनियन ऑफ इंडिया को। फिर हम देखते हैं कि अक्टूबर जो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने एक इशू करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही लगेगा अक्टूबर 1950 में, और आर्टिकल 370 के अंतर्गत यह लगाया जाना था। फिर 31 अक्टूबर 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, वो पहली बार बनती है। उसके बाद 1952 के अंदर दिल्ली एग्रीमेंट होता है। अब जो दिल्ली एग्रीमेंट था इसमें देखा जाता है कि जो रेजिडुअरी पावर थी, यानी कि जो बची हुई पावर थी, वो सारी की सारी पावर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हाथों में दे दी जाती है। मई 14 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया जाता है टर्म्स अग्री करने पे दिल्ली एग्रीमेंट के 1952 में। अगस्त 6 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को यहाँ पर सब्सिक्वेंटली अगस्त 9 को जम्मू एंड कश्मीर में बाइफ्रुकेट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है 360 को, और 2 यूटीज हमें देखने को मिलती हैं। और 11 दिसंबर 2023 को हम देख पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एब्रोगेशन किया गया था, हटाया गया था आर्टिकल 370 को, उसको सहमति दे दी है कि वो ठीक तरीके से हुआ था। आर्टिकल 35A के बारे में बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, तो देखिए सबसे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात हो रही है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो एक्चुअली में ओरिजिनल यहाँ पर नहीं था, इसी वजह से जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद में 1954 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और जो ओल्ड प्रोविजन थे टेरिटरी रेगुलेशंस के उसको भी यहाँ पर कंटिन्यू किया गया। फिर हम देखते हैं परमानेंट रेसिडेंस ऑफ स्टेट। देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पर एम्पावर करता है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो कोई भी परमानेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कि मान लीजिए कोई इंसान है जो कि पंजाब से वहाँ पर जाकर रहना चाहता है, तो वो जम्मू कश्मीर के पास इतनी पावर है कि वो मना कर सकते कि परमानेंटली आप यहाँ पर नहीं रह सकते, कोई लैंड नहीं खरीद सकते। ये भी था कि आप ज़मीन में इंडिया का कहीं से भी बाहर जाके कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। इसी वजह से प्रोहिबिट किया जाता था आउटसाइडर्स को। ये क्या करता था कि जो आउटसाइडर है उनको फॉरबिड कर देता था कि वो परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते, लैंड नहीं खरीद सकते, लोकल
गवर्नमेंट के अंदर कोई जॉब नहीं ले सकते, एजुकेशन की कोई स्कॉलरशिप भी वहाँ पर नहीं ले सकते हैं। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी दिखाई देती थी, जैसे कुछ फीमेल्स रेजिडेंट्स के साथ ये ज़्यादा होता था कि उनको प्रॉपर्टी के राइट्स जो है वो तभी मिलेंगे अगर वो किसी जो अर्स्ट वाइल स्टेट है अगर उनसे बाहर जाकर यहाँ पर क्या करेंगी, शादी कर लेंगी, तो उनको प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं मिलेंगे। अगर वो जम्मू कश्मीर में ही शादी करती हैं तभी उनको प्रॉपर्टी के राइट्स मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। फिर एब्रोगेशन की बात हो रही है आर्टिकल 370 की। इसमें कह रहे हैं कि देखिए पहले सबसे पहले पास किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इसमें प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया कि ये जो 370 है इसको 2019 में अगस्त 5-6 के अंदर हटा दिया गया है। अब ये आर्टिकल 373 का क्लोज 3 जो था वो प्रेसिडेंट को ये पावर करता था कि वो कभी भी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 370 को कि वो खत्म हो जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा गया है। फिर इस प्रोविजन के अंदर एक रिकमेंडेशन दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को कि वो नेसेसरी जब भी लगता है प्रेसिडेंट को ऐसी इशू करने के लिए वो ऐसा कभी भी कर सकते हैं और उनको बस एक बार जम्मू कश्मीर की जो वो है उनको बताना होगा। फिर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको डिसोल्व कर दिया गया 1957 के अंदर। यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ के देखते हैं कि कैसे इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है। देखिए अमेंडमेंट किया गया है आर्टिकल 367 के अंदर। इसने एक नए क्लोज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 367, जिसने कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है स्टेट की उसको क्लोज 2 के अंदर जिसको रेफर किया गया है आर्टिकल 370 में, उसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह रीड किया है। देखिए अब ये अमेंडमेंट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि 370 यहाँ पर हो चुका है। अब हम इसी वजह से देखेंगे कि इसको किया क्यों गया, इसके लिए वजह हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्क क्या होता है, क्यों यहाँ पर संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा जब हम इसको खत्म करना चाहते थे, एब्रोगेट करना चाहते थे। हमें समझ में आएगा कि एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसका काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे और उससे जो पावर उनको मिल रही है उसको एक्सरसाइज करे। लेकिन जो एक अमेंडमेंट की पावर होती है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, वो आपको खुद कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ही मिलती है। लेकिन जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली होते हो तो आपका काम एक्चुअली में सेम नहीं रहता। अब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बराबर नहीं होंगी, बल्कि आपका काम सिर्फ लॉ बनाने का बन जाएगा, कानून बनाने का आपका सिर्फ बन जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करने की पावर आपसे छीन ली जाएगी। अब ये पावर कैसे छीन ली जाएगी, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई भी स्टेट तो अमेंड नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ प्रोविजन हमारे हैं जिसमें हमें हाफ ऑफ द स्टेट का क्या चाहिए, यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए, हामी चाहिए, कुछ ऐसे हैं, लेकिन कोई भी स्टेट खुद से अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये ही डिफरेंस था, इसी को लाने के लिए यहाँ पर अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट करके आर्टिकल 367 को यहाँ पर लेके आया जाता है। फिर चेंज किया गया है रिकमेंडिंग बॉडी के अंदर। देखिए जो रिकमेंडिंग बॉडी होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको चेंज करके लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया। गवर्नमेंट को रिडिफाइन किया गया, कोर्स 272 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो आर्टिकल 367 है वो ये बताता है कि जो गवर्नमेंट होने वाली है जम्मू कश्मीर की, उसको एज अ गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। अब हमें पता है यूनियन टेरिटरीज में इंडिया में सिर्फ क्या है, 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है आउट ऑफ 9 यूनियन टेरिटरी जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। कौन कौन सी है वो? एक दिल्ली के अंदर आप देख पाएंगे, दिल्ली के सीएम आपको पता है वो यूटी है। फिर भी एक यहाँ पर पांडुचेरी के अंदर मिलती है या पुदुचेरी के अंदर यहाँ पर हमें मिलती है यूनियन असेंबली बनी हुई। लेकिन और कहीं भी, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो आप और किसी यूटी को देख लीजिए, वहां पर आपको गवर्नर का रूल हमेशा दिखाई देता है। गवर्नर ही वहां पर रूल करता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद में वहाँ पर जो सिटी की काउंसिल्स वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो ये डायरेक्ट किसके बिहाफ पे रूल करता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे डायरेक्ट यहाँ पर रूलिंग होती है हर किसी यूटी में। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब एक स्टेट ना छोड़कर एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उसका रूल जो होगा वो भी गवर्नर के हाथ में दे दिया गया। और पार्लियामेंट ने एक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन रिकमेंड किया कि कैसे जो आर्टिकल 370 है उसको यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। अब हम देखते हैं CO 273 का ऑर्डर क्या है। देखिए प्रेसिडेंट ने ये सब होने के बाद एक CO 237 अंडर आर्टिकल 373 यहाँ पर ऑर्डर पास किया, जिसमें जो क्लोजेज हैं आर्टिकल 370 के, उनको सभी को ध्यान में रखते हुए जो ये होने वाला था इसको ऑपरेट करना बंद कर दिया गया था 6 अगस्त 2019 से, और इसी ने इसके जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उसको खत्म किया। इसके सामने कुछ लीगल इश्यूज आए।
क्या 370 जो है वो एक टेम्परेरी था या परमानेंट स्टैचू रखता था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सवाल उठा। फिर देखते हैं कि क्या जो पार्लियामेंट है वो इसको अमेंड कर सकती थी 2019 के अंदर, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की उसको एक नया मीनिंग दे दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ये सवाल उठता है। फिर पूछा जाता है कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या वो एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर आर्टिकल 360 उसको खुद को एप्लीकेबल कर रहा है, ये सवाल उठेगा। वेदर जो सेंटर है 2019 का जो उनके एक्शंस लिए गए थे वो परमिसेबल थे कि वो बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकमेंड किए। देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि 370 का क्लोज 3 यहाँ पर बोल रहा है आर्टिकल का कि प्रेसिडेंट इसको खत्म कर सकता है, लेकिन इसी का 370 का क्लोज 2 बोल रहा है लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सुझाव लेना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए, बताना चाहिए तभी करेगा। अब इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 370 के जो क्लोज 2 है उसको यहाँ पर अमेंड कर दिया और उसकी जगह एक नया आर्टिकल डाला 367 जिसमें बोला गया कि अब से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्योंकि ऐसा लिखा ही नहीं है कि उससे भी पूछना है, तो यहाँ पर गवर्नर का रूल है ऑलरेडी, यहाँ पर हम देख पाएंगे। तो प्रेसिडेंट के पास अब पूरी पावर है कि गवर्नर अगर बोलेगा तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा केस किया गया। अब ये सवाल उठा कि क्या ऐसा किया जा सकता था गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए अगर बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए तो हमारे संविधान में किसी भी चीज़ को अमेंड किया जा सकता है, और वो कौन करवाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कर सकती है, गवर्नमेंट यहाँ पर कर सकती है या पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर कोई भी दोनों हाउसेस के द्वारा यहाँ पर पास हो जाता है और प्रेसिडेंट अगर उसमें अपना एसेट दे देते हैं तो वो कर सकते हैं बिल्कुल उस चीज़ को। और इसके लिए उनको क्या चाहिए, आर्टिकल 368 के तहत यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया था जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर की जो डिसोल्यूशन हुई है असेंबली की वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड थी या नहीं थी। वेदर जो रीऑर्गेनाइजेशन की गई है जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट से यहाँ पर एक यूटी बना दिया गया वो वैलिड है या नहीं है। और इसी वजह से ये केस चला जाता है, सारे लीगल इशूज सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि जो सॉवरेनिटी की बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें कोई भी एक्चुअली में ऐसा सॉवरेनिटी के ऊपर रिटेन नहीं किया गया है, एक्सेशन नहीं किया गया है 1947 के अंदर, बल्कि खुद ही 1947 में 50 में जब हम देखते हैं कि हरी सिंह यहाँ पर क्या करते हैं, खुद ही वो यहाँ पर इंडिया का एज अ पार्ट बनते हैं। दूसरी बात, क्योंकि इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ यूनियन नहीं है, वो एक साथ आकर नहीं मिले, बल्कि यूनियन ऑफ हम देख पाएंगे कि स्टेट यहाँ पर है। तो हर स्टेट यहाँ पर कोई भी इंडिया से अलग तो हो ही नहीं सकती, इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई। उन्होंने बोला कि जो स्टेटस है आर्टिकल 370 का वो एक टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। टेम्परेरी होते हुए भी पार्ट जो हम देख पा रहे हैं 11, बल्कि जो खुद जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी हम इसको देख पाते हैं कि उसमें भी इसको एज अ परमानेंट स्टेटस नहीं दिया गया है। फिर हम देखते हैं जो प्रोविजन अडॉप्ट किया गया था वो इसी वजह से अडॉप्ट किया था क्योंकि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस दिखाई दे रहे थे उस टाइम पे, और उसी को यहाँ पर ध्यान में दिया गया था। फिर लीगैलिटी की बात करें कि इसको ख़त्म कैसे किया है, तो क्या वो ठीक था, हाँ वो भी तरीका यहाँ पर ठीक से किया गया है। आर्टिकल 1 की बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, जो बताता है इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, और आर्टिकल 1 रेफर करता है पार्ट 3 स्टेट्स का। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पार्ट 3 की स्टेट में यहाँ पर 2019 से पहले थी, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया में दिया गया अब उसको हटा के अलग जगह पे यूटीज के अंदर रख दिया गया है। सेक्शन 3 जो है संविधान का जम्मू एंड कश्मीर का, वो खुद डिक्लेयर करता था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। रिलेशनशिप की बात करें स्टेट के साथ में, यूटीज के साथ में, अंडर सेक्शन 3, तो जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगा वो इंटीग्रल पार्ट रहने वाला है यूनियन ऑफ इंडिया का। सेक्शन 147 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है, प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी सेक्शन के अंदर यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि बात कर रहा है लीगलिटी के ऊपर। जो भी एक्शंस यहाँ पर लिए गए हैं प्रेसिडेंट रूल के अंदर में, वो कितने लीगल यहाँ पर थे। तो रूलिंग आई थी सबसे पहले एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जब सुप्रीम कोर्ट 1994 में ये साइड करते थे कि जो भी पैरामीटर होंगे किसी भी डिक्लेयर करने के लिए प्रेसिडेंट के रूल के, वो यहाँ पर कोई भी एक स्मॉलर नो जज जो बेंच होगा, बोमाई के नाम से उसको जाना जाता है, वो बाइंडिंग होंगे यहाँ पर 5 जजेस के बेंचेस के ऊपर। देखिए क्या बात
करिए कि जो प्रेसिडेंट रूल होगा ना, अगर वो डिक्लाइन कर दिया तो उसके पैरामीटर डिक्लेयर किए जाएंगे, लेकिन फिर उससे क्या हुआ, जो बोमाई रूलिंग थी ना उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के एक्शंस को यहाँ पर लॉफुल माना जा सकता है कि उन्होंने जो इंटेंट था वो ठीक था या नहीं था, मालाफाइड तो नहीं था कि उनके इंटेंट में कोई करप्शन या कुछ ऐसा खराब तो नहीं दिखाई दे रहा था, उन्होंने किस इंटेंट से इसको बनाया है, तो ये यहाँ पर आती है। लेकिन फिर जब स्ट्रक डाउन किया गया है अमेंडमेंट का आर्टिकल 300 यहाँ पर 67 को यूज करते हुए, तो कोर्ट ने ये भी बताया कि जो मेजर है आर्टिकल 367 को यहाँ पर देखने का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से, ये ऐसा किया जा सकता था। एवोल्यूशन की बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कि क्या स्टैंड रहा है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 370 पे, तो संपत प्रकाश वसी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, सबसे पहले 1968 में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 317 को एक एज अ परमानेंट फीचर बता देता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि तो परमानेंट है, ऐसे रहेगा। फिर प्रेमनाथ कौल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1959 के अंदर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर है वो अप्रूवल के लिए यहाँ पर मायने रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनको अप्रूव करेगी तभी उसको यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑर्डर को मान्यता मिलेगी। फिर एक केस आता है 1972 में, आफ्टर ये बेसिक जो केबीसी वाला केस होता है, केशवानंदा भारती केस, उसके बाद मकबूल दामिनाव वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का यहाँ पर केस है, जहाँ पर प्रेसिडेंट इशू करता है एक ऑर्डर को जो मॉडिफाई करेगा आर्टिकल 367 को। फिर यहाँ पर एक केस आता है 1962 में जो कि पूरन लाल लखवान पाल का यहाँ पर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास वाइड पावर्स है और वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है जम्मू कश्मीर के प्रोविजंस के तहत। स्टेट बैंक का यहाँ पर केस होता है 2016 में संतोष गुप्ता के साथ, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं आर्टिकल 370 जो है वो यहाँ पर ऑपरेट होता रहेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। लेकिन क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यहाँ पर असेंबली ही नहीं रहने दिया और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया, तो वो तरीका यहाँ पर ठीक था। फिर क्रिटिसिज्म भी आया है कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, जैसे कि थ्रेट ऑफ फेडरलिज्म का यहाँ पर, दूसरा है कंसर्न ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। देखिए जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट की, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म होता है डिवाइड बिटवीन पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर। जो शेड्यूल 7 की हम बात कर रहे थे पहले कि शेड्यूल 7 यहाँ पर 3 लिस्ट बताता है, वो होता है फेडरलिज्म कि आपने 2 जगह पे पावर्स को बांट दिया है। तो ये जो पावर्स है ना यूनियन गवर्नमेंट की और साथ में स्टेट की, वो इसको वर्डिक्ट के तहत यहाँ पर इन्हेंस की जा रही है, जिनको पॉलिटिकली अनस्टेबल किया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट है कि कैसे गवर्नर को यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है और जो यहाँ पर इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अलग अलग स्टेट में और भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो चाहे तमिलनाडु में। ऐसा ही कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म के खिलाफ एक थ्रेट देखने को मिल रहा है, खतरा देखने को मिलेगा। फिर कंसर्न है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के ऊपर, यहाँ पर कुछ कंसर्न्स भी दिखाए गए हैं जिसमें यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट रूल को पहले इम्पोज कर सकता है, उसके बाद सब्सटीट्यूट भी कर सकता है पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए कि असेंबली में उसको अप्रूवल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये हाईली डिसिसिव इश्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो एक स्टेट है वो स्प्लिट हो सकती है। कंक्लूजन पे जाएं तो अगर मेंस में सवाल आता है तो आप यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी बताएंगे, हिस्ट्री भी बताएंगे, उसके जो जो फीचर्स में वो भी बताएंगे और फिर बोलेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो एब्रिकेशन है उसको अपहोल्ड किया है और ये कहीं ना कहीं जो रिस्टोरेशन है स्टेटहुड की जम्मू कश्मीर में उसकी भी डायरेक्शन दी है कि जल्दी से उसको दोबारा से स्टेट बनाया जाए, उसमें इलेक्शन किए जाए और अर्ली कंडक्ट हो सके असेंबली इलेक्शंस का। तो ये सुप्रीमेसी दिखा रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की। तो ये ऐसे इसको हम एज अ पॉजिटिव नोट पे ख़त्म कर सकते हैं। खैर अभी आज इतना ही करते हैं, फिर से मिलेंगे दोबारा से ऐसे ही मंथली करंट अफेयर को बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे, बार बार समझेंगे ताकि मेंस के लिए हम लोग रेडी हो सके, प्रीलिम्स के लिए रेडी हो सके। प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक साथ में बना हुआ है यहाँ पर, और ऑल द वेरी बेस्ट।